एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नायो को सोते हुए देखते हैं। तकाकी उसे ऐसे देखकर स्कूल के टाइम की बात याद करता है। उसके बाद हमें स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। नायो सो रहा होता है, तकाकी उसे जगाता है। जब नायो उठता है तो तकाकी पूछता है, तुम आजकल सही से सो नहीं रहे हो क्या? तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। नायो उसे चुप रहने के लिए बोलता है। वो आगे बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे डैड मेरे को एक्नॉलेज करें, मेरे एफर्ट्स को देखें। तकाकी मन ही मन सोचता है कि वो अपने डैड के एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं होना चाहता है। वो तो बस इतना चाहता है कि उसके डैड उसको एक्नॉलेज करे, उसके एफर्ट्स को देखें। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तकाकी वही सारी रात की बातों को याद करता है कि नायो के डैड के कारण नायो की क्या हालत हो गई थी। उसके बाद वो जॉब के लिए निकल जाता है। नायो जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि तकाकी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के गया है। नायो रात के अपने कन्फेशन को याद करता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है। दूसरी तरफ तकाकी के पास उसका असिस्टेंट आता है। वो बताता है कि गोतो कंस्ट्रक्शन इस बार अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है। इस बात से तकाकी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो सोचता है उन लोगों ने सही में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। जब नायो अपने जॉब पे पहुंचता है तो उसे देख के मोरी-सान खुश होते हैं। नायो भी बहुत खुश होता है और फिर वो अपना जॉब करने लग जाता है। उसे ऐसे अच्छे से काम करते हुए देख के मोरी-सान और दूसरे स्टाफ उसकी तारीफ करते हैं। पर तभी रेस्टोरेंट में नायो का भाई यूमा आता है। वो बोलता है, काफ़ी टाइम हो गया ना? उसको देख के नायो तो खरा का खरा ही रह जाता है। यूमा उसे बोलता है, मुझे मेरे टेबल पे लेके चलो। ये देख के मोरी-सान फटाफट नायो के पास जाते हैं और पूछते हैं, इस गेस्ट को मैं देख लूँ क्या? बट नायो अपने इमोशन पे कंट्रोल करता है, स्माइल करता है और बोलता है, नहीं, मैं कर लूँगा। फिर वो यूमा को टेबल तक लेके जाता है और उसे सर्व करता है। यूमा पूछता है, तुम वापस कब आ रहे हो? नायो बोलता है, वापस? यूमा बोलता है, मेरे सामने ऐसे डम की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वैसे तुम यहाँ काम करके हमको एम्बैरस करना चाहते हो क्या? वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम अगर डैड के सामने झुक जाते तो ये सब नहीं होता। वो तुमको जो भी टास्क देते तुम उसे सॉल्व कर देते थे। जिस कंपनी में सब बोल रहे थे कि तुम 6 महीने नहीं रह पाओगे, वहाँ तुम 3 साल रह कर आए। अगर तुम ये सब ना करते, डैड के सामने झुक जाते, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो उदास और निराश होते हुए बोलता है, मैं अब और हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। नाया उसे सॉरी बोलता है। वो बोलता है, मैं वापस नहीं आऊँगा। ये सुनकर यूमा वहाँ से जाने लग जाता है। बट नायो उसे रोकता है और बोलता है, अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लो। यूमा वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद नायो मोरी-सान के पास जाकर माफ़ी मांगता है, उसके कारण जो भी रेस्टोरेंट में सीन बना। मोरी-सान हंस के वो बात को टाल देता है। उसके बाद नायो अपना काम करने लग जाता है। वो सोचता है, पास्ट में मेरे डैड की डिमांड्स को पूरा करने के लिए अगर मेरे क्लॉन्स भी बनाए जाते तो भी उनकी डिमांड्स पूरे नहीं हो पाते। उनके लिए मैंने क्लब ज्वाइन किया, नेटवर्क बनाया, अकेडमिक्स में अच्छा किया, स्पोर्ट्स में अच्छा किया। बट उन्होंने क्या किया, वो बस मेरी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ाते रहे, क्योंकि शायद वो बस इतना सुनना चाहते थे मेरे से कि मैं अब और नहीं कर पाऊंगा, जो कि मैंने उन्हें कभी बोला ही नहीं। सीन तकाकी पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि तकाकी के पास नायो का पासबुक होता है। वो उसे देखता है और फिर वापस रख देता है। नायो जब जॉब के बाद घर जा रहा होता है तो वो अपने आप से बोलता है, पता नहीं क्यों बट मैं अभी तकाकी से मिलना चाहता हूँ। फिर वो तकाकी को कॉल करता है। वो सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें काम के टाइम डिस्टर्ब कर दिया, बट क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? ये सुनकर तो तकाकी को पहले झटका ही लग जाता है। फिर वो खुश होते हुए हाँ बोलता है। उसके बाद वो कॉल कट कर देते हैं। तकाकी अपने असिस्टेंट को आगे की सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके रीशेड्यूल करने के लिए बोलकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम उन दोनों को तकाकी के घर पे देखते हैं। नायो घर को इतना साफ देखकर बोलता है, वाह कितना क्लीन है, क्या तुमने हाउस कीपर रख रखा है? तकाकी हाँ बोलता है। नायो स्माइल करते हुए बोलता है, उसके बावजूद भी तुम मेरे उस छोटे से अपार्टमेंट में आते हो क्लीनिंग और कुकिंग के लिए। तकाकी पूछता है, अचानक तुम यहाँ क्यों आना चाहते थे? नायो बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं हमारे बीच का गैप नहीं देखना चाहता था, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो मोरी-सान के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे मोरी-सान ने उसका सपोर्ट किया। वो बताता है कि उन दोनों ने उसके डैड के बारे में, उसकी मॉम के बारे में, उसके ऊपर पड़ने वाले प्रेशर के बारे में बात किया और मोरी-सान ने नायो को एक्सेप्ट किया जैसे वो है। नायो बोलता है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्ट्रांग नहीं बनना है मेरे डैड की तरह या तुम्हारी तरह। मैं बस
फ्री होके जीना चाहता हूँ। ये बोलकर वो खुश होता है, वो स्माइल करता है। बट तकाकी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि नायो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वो अपने आप को पहचान रहा है और उसको कोई मिल गया है जो कि उसे अच्छे से समझता है, जबकि मैं उसकी साइड काफ़ी लंबे टाइम से था। वो नायो को अपने करीब खींचता है और पूछता है वो मोरी-सान की एज क्या है। नायो बोलता है वो अपने 60 के एज में होंगे। तकाकी नायो को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। नायो उसे दूर करता है। तब तकाकी थोड़ी देर रुकता है और उसे रियलाइज़ होता है। वो नायो को प्यार से हग करता है और उतने ही प्यार से किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाकी नायो के सामने एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो बोलता है कि नैरो माइंडेड लोग मेरी तरह और तुम्हारे डैड की तरह जो होते हैं, वो जब डिज़ायर करते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है। इस बीच नायो उसे बड़े ध्यान से और प्यार से देख रहा होता है। तकाकी आगे बोलता है बट मुझे पता है कि ये गलत है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे ऑर्डर्स का इंतज़ार करता हूँ। नायो मनी मन सोचता है पता नहीं ये कब से ऐसा सोचने लगा है। नायो उसे बड़े प्यार से समझाते हुए बोलता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम उस इंसान की तरह हो। वो उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ। जब मैंने अपना प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल स्टेटस सब खो दिया था तब तुम वो इकलौते इंसान थे जो मेरी तरफ थे, मेरे साथ खड़े थे। अगर मुझे कभी भी तुमसे अलग होना पड़ा तो ये मेरी लाइफ का सबसे भयानक पल होगा। ये सुनकर तकाकी बहुत इमोशनल हो जाता है। नायो उसे प्यार से हग करता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।